नमस्कार मित्रों, विद्या भारती की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। क्या तो पता चलता है कि आज के समय में जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि उस एग्जाम में, उस परीक्षाओं में आपको मुख्य रूप से करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता है और भविष्य में भी जारी रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर से ही वास्तविकता का पता चलता है कि आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क कितना अपडेटेड है। कहीं आप पुराने वाला तो सॉफ्टवेयर यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कम से कम अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जिला का इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से आप परिचित हो, क्योंकि विरासत में जो चीज सीखे हैं उसका इस्तेमाल आपको तो जरूर करना है, लेकिन थोड़ा अपडेट होकर करना है ना। तो जैसे आप अपने पोशाक में अपडेट किए हैं, आप अपने स्टाइल में अपडेट किए हैं, आप अपने घरों का अपडेट किए हैं, ठीक वैसे ही एग्जाम पेपर में भी कुछ अपडेट हुआ। और अपडेट ये है कि जब भी आप कोई पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपको करंट अफेयर्स का मुद्दा रहेगा ही रहेगा। और इसका एक अपना सिलेबस है। उन सिलेबसों की अगर हम बात करें तो उस सिलेबस में एक मुद्दा आता है योजना का। योजना क्या है, इसको आप दो तरीकों से बांट सकते हैं। कुछ योजना तो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं होती है और कुछ योजना जो होती है वो खास करके राज्यों से संबंधित होते हैं। जिस राज्य में आप एग्जाम दे रहे हैं उस राज्य से संबंधित भी कुछ योजना पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि कई बार कुछ ऐसी योजना जो पहली पहली बार आपको उसी स्टेट में किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो मैं बात करता हूं ये कि हमारे देश में जो योजना चलाई जा रही है और खास करके इस साल 2025 और 26, चूंकि मैं बजट के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो आपका सेशन रहता है वो हमारा वित्तीय एक प्रकार का वित्तीय वार्षिक वर्ष कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो इस हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 2025 में भारत सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है, और कुछ ऐसी योजना है जो एवरग्रीन है, सदाबहार है। कई योजनाओं का तो 10 साल हो गया है, कुछ योजनाओं का तो 11 साल हो गया है। इसका मतलब है कि योजना कहीं ना कहीं काम कर रहा होता क्या है, वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि जब कभी छत फूट जाता है तो उसको रिपेयरिंग कर देते हैं, है ना। जब कभी आपके कोई सामान टूट जाता है तो उसे आप लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। कंप्यूटर खराब हो जाता है उसको रिपेयरिंग सेंटर में डाल देते हैं, गाड़ी खराब हो जाता है तो रिपेयरिंग सेंटर में डाल देते हैं। ठीक वैसे ही यदि भारतीय समाज, चाहे वो समाज अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो, चाहे वह समाज सामाजिक स्तर से जुड़ा हो, चाहे वह समाज आपको पर्यावरण से जुड़ा हो, तो ऐसे में अगर देखता है कि भाई पर्यावरण को कुछ चीजें नुकसान कर रहा है, जर्जर हो रखा है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेकर आती है। ठीक है। ठीक वैसे ही कृषि विभाग की अगर हम बात करें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहलाती है, या कोई भी देश को समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर जो है ना वहां का मेन मतलब रिसोर्सेस होता है इकोनॉमिकल सेक्टर में, है ना, भले वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब दूसरी बात, कृषि क्षेत्र में किसान देख रहे हैं कि आज के समय में ज्यादातर उनका लोकप्रियता जो है वो घट रहा है। मतलब वो मुख्य रूप से पहले क्या होता था कि काम खेतों में जाकर करते थे, लेकिन आज आप भी जिस स्थान पर रह रहे होंगे, आपके या हमारे या और भारत के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तो कोई भी अपना बेटा या बेटी को किसान बनाना नहीं चाहता है। उसका कहना है कि भैया पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ, अच्छे पोस्ट पे चले जाओ, लेकिन किसान नहीं बनाना चाहता है ना। इस हिसाब से किसानों की जो लोकप्रियता है वो धीरे 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 क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा अपनी ओर खींचना है। अपनी ओर क्या करना है, खींचना है। कैसे लुभाना है, समझ रहे हैं बात को। अब लुभाने के लिए प्रलोभन कुछ दिया जाएगा, तो वही किसानों को कैसे खेती बाड़ी पर थोड़ा अट्रैक्ट करें, इसके लिए योजना लाई गई है। फिर पता चलता है कि कुछ कानून व्यवस्था से संबंधित, समाज में न्याय व्यवस्था से संबंधित है, तो इन योजनाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, उन योजनाओं में क्या चर्चा का विषय रहा है उस पर हम बात करते हैं और देखते हैं कि आज की योजनाओं में सुर्खियों में कौन सी योजना रहा है। चलिए अब आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक की हम बात कर लें। ठीक है। टॉपिक की अगर हम बात करें तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। एक है पीएमई ड्राइव योजना। ठीक है, पीएमई ड्राइव योजना। अब ये पीएमई ड्राइव योजना प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट बोला जाता है इसको। मतलब ये मुख्य रूप से ई रिक्शा से संबंधित है। जो बैटरी वाला ई रिक्शा आप देख रहे होंगे मार्केट में, है ना, उसको ई रिक्शा के रूप में देखते हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आज के समय में एक कह सकते हैं कि आय का साधन बन गया है, लोगों को कमाने का जरिया बन गया है। सुबह उठ के लोग यहां से वहां तक पैदल नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है, और 1000 रुपया देकर जिम चले जाते हैं, लेकिन पैदल चलना उनको पसंद नहीं है और ई रिक्शा में बैठना पसंद करते हैं। अब फायदा क्या है ई रिक्शा का, क्या इसका बेनिफिट हो सकता है? भाई ई रिक्शा बढ़ने से 3 फायदे हैं। एक, कहते ना कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। आप अखबार पढ़िए फिर अखबार को बेच दीजिए, इसी को तो बोलते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। तो होता क्या है कि जब ई रिक्शा लेकर आते हैं तो इसका यह है कि भाई वो ऐसे व्यक्ति जो कुछ कमाना चाहते हैं, तो पहला तो ये हो गया कि उनको ई रिक्शा से एक आय का साधन मिल गया। दूसरा, ई रिक्शा चलाने से किसी भी प्रकार का पर्यावरण में कोई भी धुआं धाकड़ नहीं छोड़ता है भाई, और धुएं वगैरह से प्रदूषित जो गैसें होती है,
या आप ये कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CH4 या फिर आप उसको CO मान लीजिए। तो ऐसी गैसों को विषैले गैस जो होते हैं वो वातावरण में नहीं जाता है। एक तो ये पॉइंट है। इसका मतलब सरकार का कहना है कि भाई इससे तो आय में भी वृद्धि होती है, रोजगार में भी वृद्धि हो रही है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं कर रहा है, तो क्यों ना। हाँ, एक बात और है कि अगर ई रिक्शा यही बनाया जाए तो एक फैक्ट्री ई रिक्शा का खोला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई दृष्टि से कई इसके डायमेंशन है फायदे के। तो भारत सरकार कहता है क्यों नहीं इसके लिए एक योजना लेकर आ जाते हैं और ऐसे ऐसी उसमें बातें दे दिया गया कि आप वो जरा सा भी अगर आपके पास प्लेस है, जगह है, तो आप ई रिक्शा का एक शोरूम खोल सकते हैं, आप ई रिक्शा का फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप ई रिक्शा जब खरीदने जाएंगे तो आपको कुछ राहत वाला पैकेज भी दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब ई रिक्शा कुछ चार्जिंग वाला ये है, तो चार्जिंग स्टेशन यदि आप खोल दिए, चार्जिंग स्टेशन अगर आप लगा लिए, तो आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका PME ड्राइव योजना है इसमें 100% सब्सिडी समझ रहे होंगे भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसका क्या मतलब होता है भाई, ये कौन सा ABCD है? सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी है ना, क्या होता है सब्सिडी? आप देखे होंगे जन वितरण प्रणाली PDS जिसको कहते हैं, जहां पर राशन पानी मिलता है गरीब आदमी लोग को, चाहे वो BPL कार्ड धारक हो या APL वाले हो, ठीक है। तो वहां देखे होंगे कि 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये केजी वहां पर गेहूं दिया जा रहा है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो गेहूं की कीमत जो वास्तविक रूप से, मान लीजिए, अब उतार चढ़ाव तो होते रहता है, मैंने मान लिया कि भाई गेहूं मान लीजिए कि 20 रुपया किलो, 20 रुपया पर केजी दे रहा है, लेकिन आपको PDS में कितना मिल रहा है? 2 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो बीच का गैप कितने का है? 18 रुपये का है। तो ये 18 रुपया का भी भुगतान होता है, लेकिन आप नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, बल्कि ये भारत सरकार करता है, सरकार के द्वारा दी जाती है। तो वास्तविक मूल्य, ठीक है, कौन सा मूल्य? वास्तविक मूल्य में जितनी भी कमियां होगी उस कमियों को पूरा हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, बल्कि भारत सरकार करेगा। उसे हम सब्सिडी कहते हैं। इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि सब्सिडी आज के समय में हर क्षेत्रों में दिया जा रहा है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहे। अब इसमें है क्या? PM ड्राइव योजना जो है आपके पास, ये व्हीकल से रिलेटेड है और जो सरकार है लगभग इस पे 10,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया था 2025-26 के अकॉर्डिंग, 10,000 करोड़। लेकिन 2,000 जो रुपये इसमें है, 2,000 करोड़ रुपए जो है इसमें खास करके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मतलब जगह जगह पर आप चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। चार्जिंग ऐसे मतलब ई रिक्शा में अगर चार्जिंग घट गया तो आप जाकर चार्जिंग वहां पर लगा सकते हैं और सरकार के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में है। मतलब इससे इनकम भी हो जाएगा और इसको बढ़ावा भी मिलेगा। मतलब एक रुझान होना चाहिए कि आप गाड़ी ना खरीदें, बल्कि कमाने वाला एक ऐसा माध्यम खरीदें जो पर्यावरण को भी नुकसान न करे और आपका घर का आटा भी खरीदा जाए। ठीक है जी। बाकी इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि ये योजना बहुत ही लाभदायक रहा और यह ईंधन को भी बचाता है। हम लोग चाहते हैं कि ईंधन आयात पर निर्भरता को क्या करना, कम करना। आधा से ज्यादा पैसा तो हम लोग पेट्रोल डीजल में उड़ा दे रहे हैं, यस या नो? और भी कहां? D8 कंट्री, ठीक है, मतलब अरबियन कंट्री मालामाल होते जा रहा है। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री का कहना है, देश का सरकार का कहना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम कुछ उद्योग अगर चलाएंगे तो खुद पे डिपेंडेंट होकर चलाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होकर चलाएंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसकी ईंधन आयात को क्या करना है, कम करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये है, यह सब्सिडी योजना विशेष रूप से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ठीक है ना। सब्सिडी जो दिया जा रहा है वो किस पे है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। ओके, उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो स्थापना को प्रोत्साहित करती है ताकि रेंज एंजाइटी, जो रेंज की चिंता है वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। मतलब एक तो टेंशन न रहे कि भाई कोई सामान ले लिए हैं और अब हम उसको भरपाई करना है, पूरा का पूरा इसमें क्या करना है, आपको भरना है पैसा, तो इसका आपको नुकसान नहीं होगा। भले ही आप किस्तों पर उठा ले तो एक अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है जो आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वह है निम्न में से कौन सा कथन सही है? PM ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक का लागू है, ठीक है बच्चा। ये बिल्कुल अपने आप, ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल अपने आप में क्या है, सही है। इसको तो आपको याद रखना है, यस या नो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट कि PM ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला है आपके पास स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है कि PM ड्राइव योजना का उद्देश्य ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करना। बिल्कुल सही बात है भाई, ईंधन आयात को क्या करना है, इसको कम करना है। तो आंसर आपको पता ही है, A और R दोनों सही है तथा R एक क्या है, सही व्याख्या है।
तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट बिंदु पे आ जाओ। अब क्या है नेक्स्ट मुद्दा, ये है आपके पास खास करके अगर हम बात करें तो आगामी जो चर्चा का विषय बना हुआ उसमें कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हाइट गुड्स, क्या होता है व्हाइट गुड्स? व्हाइट गुड्स सफेद माल, मतलब इसका है कि वैसे मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स का, ऐसे आर्टिकल्स का बात कर रहा है जिसको सरकार ने किसके अंतर्गत रखा है? व्हाइट गुड्स के अंतर्गत रखा है। तो व्हाइट गुड्स हेतु PLI योजना लाई गई है। कौन सी योजना? PLI योजना लाई गई है। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये व्हाइट गुड्स होता क्या है। देखो जितने भी LED बल्ब्स हैं, LED, और जितने भी आपको खास करके जैसे आपका हो गया AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सभी जिससे रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, इससे रिलेटेड जो सब कंपोनेंट्स हैं, इन सभी को हम व्हाइट गुड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पहले व्हाइट कलर में ही बनाए जाते थे। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई ये जो चीज है ये हम लोग बाहर से मंगाते हैं, क्यों नहीं इसको रिसाइकलिंग कर दिया जाए? अगर खराब हो जाता है तो इसको रिसाइकलिंग करके फिर से इसका प्रोडक्शन करके अपने ही देश में इसको क्या किया जाए? बेचा जाए, विदेशों से ना मंगाया जाए। मतलब ये भी आत्मनिर्भरता की बात करता है। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो अप्रैल 2021 में हुआ था, और ये 7 वर्ष वित्तीय वर्ष 2021 से 22 और 28 से 29 तक का इनका क्या है? लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या क्या इसमें उत्पाद किया जाएगा, क्या क्या प्रोडक्शन किया जाएगा? तो एयर कंडीशन और LED लाइट्स के कंपोनेंट में सब असेंबली इसमें क्या है? शामिल है। 2025-26 का जो बजट रहा है, याद रखिएगा 2025-26 का जो बजट रहा है, लगभग इसमें 6,238 करोड़ रुपए इस पे भारत सरकार खर्च करना चाहती है। तो एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा सवाल? पहला पॉइंट कि व्हाइट गुड्स के अंतर्गत कौन से सामग्री या कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं, व्हाइट गुड्स का उद्देश्य क्या है? तो आपको उद्देश्य आपको पता ही है, एयर कंडीशन LED लाइट्स को कंपोनेंट्स को क्या करना? इंडिया में ही बनाना, विदेशी कंपनियों से ना मंगाना, ये मतलब इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। उद्देश्य की अगर हम बात करें फिर से एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। पहला है कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ा देना। AC LED कंपोनेंट भारत में निर्माण हो, अभी मैंने आपको बताया। आयात पर निर्भरता कम करना, जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं ना, वो अपने देश में ही उत्पादन होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर रहे। भाई लड़ाई झगड़ा हुआ तो सारा चीज बंद कर दिया जाएगा, फिर हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा ये कहता है विनिर्माण क्षेत्र में लाखों नई नौकरियां, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क है उसमें कई तरह के नौकरियों का क्या हो? मौका हो, अवसर हो। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना चाहता है, और विदेशों से जो चीज मंगाते हैं वो ना मंगाएं। इनका उद्देश्य है कि हम अपने देश में ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, GDP को बढ़ाएंगे, इससे हमारा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होगा। और जितना अच्छा आपके पास आय होगा उतना अच्छा आप आगे प्रोग्रेस करेंगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो लेवल है वो हाई होगा। और निश्चित रूप से हम लोग HDI मानव विकास सूचकांक में एक अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, एक अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं, जैसे कि 132 रैंक लेके आए, तो वो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो रैंक होगा भारत का आगामी 7 सालों के बाद, मतलब आपको देखेंगे ना 28 तक का योजना का, 29 तक योजना को चलाए जाने का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस आपको सामने भी है कि PLI योजना का उद्देश्य आयात बढ़ाना है या कम करना, तो ये तो गलत ही हो गया, तो इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब निम्न में से कौन सा कथन गलत है? PLI योजना 2020 से शुरू की गई, ठीक है। उसके बाद PLI योजना का उद्देश्य आयात को बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं बढ़ाना, तो इसका सही उत्तर जो है बच्चा वो क्या है? आपका बी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका क्या बनेगा? व्हाइट गुड्स हेतु PLI योजना भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक कदम है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अपने देश को प्रोडक्शन के क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये बहुत ही मतलब लोकप्रिय कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो भारत के आज हर घर में खाता खुल चुका है ना, जिसको लेकर आपको पता होगा कि गरीब है, जो भूखमरी का शिकार हो चुका है, उसके हाथ में पहले कुछ आता नहीं था, लेकिन इस योजना के तहत जो उसको मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, ये हर वो प्रयास संभव हो पाया है। देखते हैं क्या इस योजना में, योजना का क्या मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चल रहा था उसको इस वर्ष 2025 में संपूर्ण रूप से 11 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? 11 वर्ष हो चुके हैं। और ऐसे तो इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त
2014 को हुआ था, लेकिन अगर हम लोग 2025 की बात करें तो इस योजना को होते हुए कितने वर्ष पूरे हो गए? 11 वर्ष पूरे हो गए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। कितने हो गए हैं? 11 वर्ष हो गए। ठीक है, अब दूसरा सवाल यह है कि है क्या? देखो, पहले हमारे देश में किसी के पास खाता उता नहीं होता था, तो भारत सरकार ने कहा कि भैया हम आपके बैंक में अकाउंट खोल देंगे और वो भी जीरो बैलेंस है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि यदि किसी कैंडिडेट को, यदि किसी छात्र को छात्रवृत्ति देना है, यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि लोन देना है, ऋण देना है, जैसे सुकन्या योजना हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गया, या लाडो योजना हो गया, या फिर आप ये मान लीजिए कि भारत सरकार का ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार पैसे देती है और उसकी सहायता करता है, तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो उसका मतलब उसका कह सकते हैं कि लायक है या उस क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं खाता खोलने से लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए ये जो आपकी जो योजनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे अगले क्लास पे। आज के इतना ही रखने मिलते हैं अगले क्लास में। जय।